हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटेरिया। मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जो है हमारा बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के चलाए जाने वाले श्रृंखला का पहला वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग पहले सेट को पढ़ेंगे, जिस सेट के अंतर्गत कुल 150 प्रश्न दिए गए हैं और समय अवधि 2 घंटे की होती है। तो इन्हीं 150 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि आप कितना बेहतर आपकी तैयारी हो चुकी है और कितना आपने बेहतर तैयार कर लिया है। इस श्रृंखला के अंतर्गत पूछे जाने वाले 150 प्रश्न सभी विषयों से समाहित है और जिस प्रकार से बीपीएससी के प्रश्न श्रृंखला होते हैं या फिर प्रश्न पत्र होते हैं, उसी के अनुरूप इसको सजाया गया है। ये हाल ही में प्रकाशित एडुटेरिया बुक से लिया गया है। एडुटेरिया की टेस्ट सीरीज की बुक अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रश्न श्रृंखला को। उम्मीद करते हैं कि इसे पढ़ करके आपको मज़ा आएगा और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि केवल प्रश्न बना लेना ही आपके प्रैक्टिस का समाधान नहीं है, बल्कि उन प्रश्नों के संबंध में कुछ अन्य जानकारी या रोचक तथ्य जानना भी आपके लिए उतना ही आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आते हैं पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है जो कि हमारा करंट अफेयर्स सीरीज से है। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में मॉरिशस के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण मॉरिशस सरकार ने पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया था। तेल ले जा रहे जहाज़ किस देश से संबंधित था या किस देश का था? तो आपको पता है कि हाल ही में मॉरिशस द्वारा जो है तेल रिसाव होने के कारण वहां पर एक पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई। यह जहाज़ जो है यह एक जापानी जहाज़ था, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है एक जापानी जहाज़, जो कि ब्राज़ील से सिंगापुर जा रहा था और रास्ते में मॉरिशस में तेल रिसाव होने के कारण वहाँ पर पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है? इस प्रश्न को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहता है, क्योंकि कई रिसेंटली बदलाव किए गए जिनमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या घटाई बढ़ाई गई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ई, अर्थात इन चारों ऑप्शनों में संधारित नहीं है। अर्थात वर्तमान में राज्यों की संख्या कुल जो है वो 28 है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। तो इस प्रकार से 28 और 8 आप ज़रूर याद रखेंगे, इनके नाम भी याद रखिएगा और ये सारी चीज़ें जो है हमारे रिसेंट में आने वाली करंट अफेयर्स की बुक में भी आपको डिटेल्स में मिल जाएंगी। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, सियासत में सदस्यता पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही और ख़ास करके बीपीएससी की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विजय कुमार चौधरी, जिनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, जो विधानसभा अध्यक्ष थे। ये नीतीश कुमार द्वारा विमोचित किया गया था। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। सैयद अकबरुद्दीन के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के पद पर किनका चयन किया गया है? तो सैयद अकबरुद्दीन जो भारत के तरफ से जो है संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि थे, उनके हटाए जाने के बाद टीएस तिरुमूर्ति को जो है इस पद पर चयनित किया गया है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मई 2020 में किया गया था। आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में विज्ञान के क्षेत्र में 2020 का विश्व प्रसिद्ध IEEE सिमोन रोमा मेडल पुरस्कार भारत के किन वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया? तो भारत के किन वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी है, डॉक्टर के सिवन एवं डॉक्टर BN सुरेश को जो है ये मेडल दिया गया। इस प्रश्न को दूसरे तरह से, जैसे सिमोन रोमा मेडल किस क्षेत्र में दिया जाता है, इस तरह के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आते हैं छठे प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री ने सितंबर 2020 में किस राज्य के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा के माध्यम से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की? तो इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन डी, बिहार। इसका सही उत्तर इसलिए है क्योंकि बिहार से संबंधित एक घोषणा जो है प्रधानमंत्री महोदय द्वारा सितंबर 2020 में की गई थी, क्योंकि उस समय बिहार में चुनाव की संबंधित तैयारियां चल रही थी। इसी दौरान कई अन्य प्रोजेक्ट्स भी प्रधानमंत्री द्वारा बिहार में शुरू किए गए थे। आते हैं सातवें प्रश्न की ओर। वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो आपको पता है कि प्रतिवर्ष जो है कॉप के जो है सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। तो 2021 में ये
1 से 12 नवंबर के बीच जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया जाएगा। तो ग्लासगो के स्कॉटलैंड में आयोजित किया जाएगा ये सम्मेलन, इसे ध्यान रखेंगे। 8वें प्रश्न की ओर आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर की कितनी भाषाओं को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दे दी है? तो जम्मू कश्मीर में कुल 5 भाषाओं को जो है आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। ये 5 आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है? तो उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, कश्मीरी एवं डोगरी। इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश में कुल 5 आधिकारिक भाषाओं को मंजूरी दी गई है। आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हो गई, वह भारत के कैवें राष्ट्रपति थे? तो आपको पता है कि हाल ही में हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी जी का निधन हुआ है, जो कि कोविड के कारण हुआ है। वो कितने नंबर के राष्ट्रपति भारत में थे? तो वो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। ये बीपीएससी द्वारा प्रश्न भी पूछा जा चुका है, तो आप जरूर इसे याद रखेंगे कि हाल ही में उनका निधन हुआ, वो 13वें थे। और वर्तमान जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं वो 14वें राष्ट्रपति हैं। आते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो है वो डेनमार्क के साथ किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। डेनमार्क के साथ भारत के बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन जो है वो हस्ताक्षर किया गया है। आते हैं 11वें प्रश्न की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2030 तक खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यह भविष्य की प्रमुख योजनाओं में शामिल है इसरो के। अब आते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, हाल ही में सितंबर 2019 में गुट निरपेक्ष देशों का एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जो कहां आयोजित किया गया? तो गुट निरपेक्ष देशों का जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसे नाम NAM अर्थात नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, इसका शिखर सम्मेलन अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि 2019 में नाम का 18वां जो शिखर सम्मेलन है वो बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया। 13वें प्रश्न की ओर आते हैं। नई शिक्षा नीति पर हाल ही में सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई, इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो नई शिक्षा नीति जिसे 2020 के रूप में लागू किया गया है, जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि आने वाले भविष्य में 100% शिक्षा प्राप्त कर लिया जाएगा, यह शिक्षा नीति जो है के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में तैयार किया गया। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। आते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों MSME में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो MSME में दीर्घकालीन उपाय सुझाने के उद्देश्य से एक कमेटी का गठन किया गया है, जो कि गठित किया गया है उपेंद्र कुमार सिन्हा समिति के अंतर्गत। इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। UK सिन्हा यानी उपेंद्र कुमार सिन्हा जी के नेतृत्व में ये कमेटी गठित की गई है, जो दीर्घकालीन उपाय जो है सौंपेगी। आते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 में जापान के टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। इस ओलंपिक खेल का शुभंकर क्या है? आपको पता है कि 2020 में जापान में ओलंपिक खेल आयोजित होने वाले थे, लेकिन कोविड के कारण इसे बढ़ा करके 2021 कर दिया गया है। इन खेलों के लिए जो शुभंकर चुने गए हैं वो ऑप्शन सी मिराई तोबा है। तो आप इसे याद रखेंगे, मिराई तोबा को जो है टोक्यो ओलंपिक खेल्स के लिए जो है शुभंकर के रूप में चुना गया है। 16वें प्रश्न की ओर आते हैं। वर्तमान में नाटो के कुल कितने सदस्य देश हैं? तो नाटो क्या है? तो एक संगठन है जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 30 है। नाटो का 30वां सदस्य देश जो बना है वो बना है मैसेडोनिया, और 2019 में नाटो का शिखर सम्मेलन वाटफोर्ड UK में आयोजित किया गया था। आते हैं 17वें प्रश्न की ओर।
निम्न में से बिहार के किस वस्तु को जीआई टैग प्रदान नहीं किया गया है? तो कई ऐसी वस्तुएं हैं जिसे एक अलग तरह की ज्योग्राफिकल पहचान देने के उद्देश्य से जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो बिहार में अलग अलग वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। आइए देखते हैं कौन है। सिलाव खाजा, इसे भी जीआई टैग मिला है। मगही पान, इसके अलावा शाही लीची एवं जर्दालू आम, अर्थात ये चारों जो है इन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा भागलपुर का कतरनी चावल और सिल्क जो है उन्हें भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। मधुबनी पेंटिंग्स को भी जीआई टैग दिया गया है। तो बिहार के कई ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ई है, क्योंकि सभी सही है। आते हैं 18वें प्रश्न की ओर। लेट अस ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेट अस ड्रीम पुस्तक के लेखक, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये कई एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पोप फ्रांसिस जो कि रोम के बिशप हैं, उनके द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है, लेट अस ड्रीम द पाथ टू ए बेटर फ्यूचर। तो ये पुस्तक आप याद रखेंगे। आते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतवंशी को अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है? तो भारतीय ओरिजिन से संबंधित जो कमला हैरिस है उन्हें जो है यह पद दिया गया है और वो उपराष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। हालांकि इसका फाइनल रिजल्ट आना अभी बाकी है। तो 19 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही उत्तर है। आते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर चयनित होने वाले संजय करोल, इन्हें याद रखिएगा, कहीं करंट अफेयर्स में इनका नाम भी प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। संजय करोल इससे पूर्व किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे? तो वहां से आकर के इन्होंने जो है पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इससे पहले वो त्रिपुरा हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 21वें प्रश्न की ओर आते हैं, किस राज्य द्वारा नगरोत्थान योजना की शुरुआत की गई है? तो नगरोत्थान योजना जो संबंधित राज्य से है उसका सही उत्तर है कर्नाटक राज्य से संबंधित है नगरोत्थान योजना। 22वें प्रश्न की ओर आते हैं, कौन सा दिवस दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 12 सितंबर को जो है दक्षिण दक्षिण सहयोग के रूप में मनाया जाता है। क्या है ये दक्षिण दक्षिण सहयोग? तो यह विकासशील देशों में सहयोगात्मक संबंधों को बढ़ाने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है और इसका सही उत्तर है 12 सितंबर। 23वें प्रश्न की ओर आते हैं, आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? तो 2019 में जो विश्व कप आयोजित किया गया था उसके बाद 2023 का विश्व कप भारत में आयोजित होने वाला है। तो जिसके कारण ये प्रश्न जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह 13वां विश्व कप होगा जिसका आयोजन भारत में किया जाएगा। हाल ही में 12वां विश्व कप का आयोजन किया गया था जिसमें इंग्लैंड ने खिताब को जीता। आते हैं 24वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का सदस्य देश नहीं है? आपको पता होगा कि 6 सदस्य देशों में 2 सदस्य देशों की वृद्धि होने के बाद कुल 8 सदस्य देश जो है वो संघाई के सदस्य देश हैं। तो इसमें से कौन जो है सदस्य देश में रूप में नहीं आता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन इसके सदस्य देश हैं। तो संघाई संगठन में रूस, चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एवं भारत एवं पाकिस्तान इसके सदस्य देश हैं। तो ये 8 सदस्य देश जो है इसमें शामिल हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ई है, क्योंकि ये सारे के सारे जो चारों देश आप देख रहे हैं ये इसके सदस्य देशों के ही नाम इसमें दिए गए हैं। आते हैं 25वें प्रश्न की ओर। हाल ही में अरब क्षेत्र के किन 2 देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो अरब देशों के द्वारा इजराइल के साथ इस प्रकार का संबंध स्थापित करने वाला यह पहला देश बना जो खाड़ी देश में शामिल था। यह समझौता इजराइल एवं संयुक्त अरब अमीरात के बीच किया गया, जो कि काफ़ी ऐतिहासिक समझौते के रूप में जाना जाता है। आते हैं 26वें प्रश्न की ओर। IMF की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2020 में दुनिया की सबसे तेज़ वृद्धि करने वाला देश बन जाएगा? तो IMF ने 2020 में एक रिपोर्ट दी है कि जिसके अनुसार
गुयाना देश, जिसे गुयाना या गयाना, हिंदी में गयाना लिखा जाता है, इंग्लिश में गुयाना कहा जाता है, ये अपने तेल के खोज के कारण अपनी आर्थिक वृद्धि को काफ़ी तेज कर लिया है, जिसके कारण आने वाले समय में यह सबसे तेज वृद्धि करने वाला देश बन जाएगा। गुयाना के बारे में बता दें कि ये दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील से सटा हुआ एक देश है। 27वें प्रश्न की ओर आते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की किस कंपनी ने 75,000 करोड़ रुपए के इंडिया डिजिटाइजेशन फंड की घोषणा की है? तो यह घोषणा जो है गूगल कंपनी की संस्था के द्वारा किया गया है। तो इसका सही उत्तर तो गूगल होना चाहिए। हालांकि गूगल की कंपनी अल्फ़ाबेट ने जो है इसकी घोषणा की है, जिसके CEO जो है वो सुंदर पिचाई है, जिन्होंने $10 बिलियन अर्थात 75,000 करोड़ रुपए के इंडिया डिजिटाइजेशन फंड की घोषणा की है। आते हैं 28वें प्रश्न की ओर। वर्तमान में सौरमंडल के किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो ये रिसेंट के कुछ खोज से संबंधित है, ये करेंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर शनि हो जाएगा। हालांकि पहले इसका सही उत्तर जो है वो बृहस्पति हुआ करता था, लेकिन अक्टूबर 2019 में 20 नए उपग्रहों की खोज की गई जो शनि के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके कारण इसके उपग्रहों की संख्या बढ़ करके 82 हो गई है और इसके कारण सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वो शनि हो गया और दूसरे नंबर पर जो है वो बृहस्पति चला गया है। आते हैं 29वें प्रश्न की ओर। हाल ही में कोरोना महामारी के दौर में विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को घर वापस लाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? तो वाईफ्लाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा जो है भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन को जो है शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, वंदे भारत मिशन। आते हैं 30वें प्रश्न की ओर। वर्तमान में बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई कितनी है? इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसका जो सही उत्तर है वो हमेशा बजट या आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा जो दिया गया उत्तर होता है उसी को मान्य माना जाता है। ये प्रश्न जो है वो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 जो आया था उसी से लिया गया है। इसका सही उत्तर है 4,917 किलोमीटर बिहार में NH की लंबाई है। तो ये किसी अन्य डाटा के तुलना में आप जो आर्थिक सर्वेक्षण या बजट से संबंधित डाटा है उसको ज़्यादा आप प्राथमिकता देंगे। आते हैं 31वें प्रश्न की ओर। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो एक पुष्प होता है, उस पुष्प के अंदर कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं? ये बायो से रिलेटेड प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के बायो से रिलेटेड प्रश्नों के अध्ययन के लिए आप NCERT बुक्स का सहारा ले सकते हैं। तो बाह्य दल जो होता है ये पुष्प का पार्ट होता है। इसके अलावा जो है पंखुड़ी भी इसका पार्ट होता है, पुंकेसर भी इसके पार्ट होते हैं और स्त्री केसर भी इसके पार्ट होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी है। मूलांकर की बात करें तो ये अंकुरन अर्थात बीज से रिलेटेड पार्ट है। आते हैं 32वें प्रश्न की ओर। जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करने के दौरान होता है? आप जानते होंगे कि पानी को रोक करके टरबाइन की सहायता से जो है विद्युत उत्पादन किया जाता है या ऊंचाई से जो है पानी को गिरा करके विद्युत के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उपयोग लिया जाता है तथा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का भी उपयोग लिया जाता है। इन दोनों सिद्धांतों के प्रयोग के वनस्पत जो है एक बिजली उत्पादन किया जाता है जल विद्युत से। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, 1 एवं 2 दोनों का इसमें प्रयोग किया जाता है। आते हैं 33वें प्रश्न की ओर। 33वें प्रश्न में दो सूचियों को सही मिलान करना है। एक सूची में जहां कुछ यंत्र के नाम दिए गए हैं वहीं दूसरी सूची में उसके कार्य से संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। आइए इसका मिलान करते हैं। पहला है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का जो संबंध है वो ध्वनि की तीव्रता से संबंधित है, जबकि फोटोमीटर का संबंध प्रकाश की तीव्रता से संबंधित है। पिक्नोमीटर की बात करें तो पिक्नोमीटर का कार्य तरल पदार्थों का विशेष गुरुत्व या घनत्व से संबंधित माप के लिए किया जाता है। तो घनत्व के माप या विशेष गुरुत्व के माप के लिए पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है, जबकि पायरोहीलियोमीटर का उपयोग जो है सौर विकिरण के क्षेत्र में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये मिलान से आप सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 34।
गिरने के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती हैं? ऑप्शन है एक समान गति से, एक समान वेग से, एक समान चाल से, एक समान त्वरण से। फिजिक्स से रिलेटेड ये प्रश्न है और इसका सही उत्तर जो है एक समान त्वरण से। कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे गिरती है तो वो एक समान त्वरण के अनुसार ही गिरती है। यह गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। आते हैं 35वें प्रश्न की ओर। संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग जो होता है वो द्रव्यमान गुने वेग संवेग निकाला जाता है, जिसे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में निकाला जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। 36वें प्रश्न की ओर आते हैं। द्रव के ऊपरी तल पर द्रव का दाब कितना होता है? तो जो द्रव अगर किसी टब में पानी रखा गया है तो इस पानी का जो ऊपरी परत होता है उस परत पे सबसे कम दाब देखने को मिलता है। यह द्रव का दाब यहाँ पर 0 होता है और जैसे जैसे नीचे बढ़ते हैं द्रव का मान यानी दाब का मान बढ़ता चला जाता है। यही कारण है कि समुद्र पे गहराई बढ़ने के साथ ऊपर से दबाव जो है वो बढ़ जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ई है, यानी द्रव के सबसे ऊपरी तल पर द्रव का दाब 0 होता है। आते हैं 37वें प्रश्न की ओर। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर जो है वो ऑप्शन डी है, 0। क्यों होता है? तो किसी भी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उसका योग करने पर 0 आता है, इसलिए किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो 0 होता है। आते हैं 38वें प्रश्न की ओर। इलेक्ट्रोलाइटिस सेल क्या बतलाता है? तो सबसे पहले आप समझ ले ये क्या है इलेक्ट्रोलाइटिस सेल। तो विद्युत अपघटन सेल को जो है इलेक्ट्रोलाइसिस सेल के रूप में जाना जाता है। ये क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो यह है कि विद्युत ऊर्जा को यह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। एक विद्युत अपघटक जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस सेल कहते हैं, यह एक प्रकार से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। आते हैं 39वें प्रश्न की ओर। दहन क्या है? दहन किसे कहते हैं? इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं और यह किस प्रकार की अभिक्रिया या प्रक्रिया होती है? तो क्या ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अवकरण अभिक्रिया है? इसका जो सही उत्तर है वो ये है ऑप्शन सी 1, 2 एवं 3। यह एक रासायनिक अभिक्रिया भी होती है, यह एक ऊष्माक्षेपी एक्सट्रोथर्मल जो है रिएक्शन भी होता है ये, और इसके अलावा ऑक्सीकरण की अभिक्रिया भी इसमें समाहित होती है। तो इसलिए दहन की प्रक्रिया जो है ये तीनों से संबंधित है। आते हैं 40वें प्रश्न की ओर। इनमें से किसको लघु आवर्त कहते हैं? तो ये केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ प्रश्न है और आवर्त की श्रेणी में अगर बात करें तो पहले आवर्त में केवल 2 तत्व होते हैं, दूसरे एवं तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व होते हैं। तो पहले आवर्त, दूसरे आवर्त एवं तीसरे आवर्त को संयुक्त रूप से जो है लघु आवर्त की संज्ञा दी जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ई हो जाएगा। चौथे और 5वें आवर्त में जो है 18 तत्व होते हैं, तो इन्हें लघु आवर्त की संज्ञा नहीं दी जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला, दूसरा और तीसरा का संयुक्त रूप से ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है। 41वें प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? तो कैल्शियम के कई अयस्क होते हैं जो हमारे ऑप्शंस में अगर देखें तो फ्लूओरस्पार, जिप्सम एवं फास्फोराइड्स जो है इसके अयस्क के अंतर्गत आते हैं। तो यानी ये तीनों जो है इसके अयस्क हैं, इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन ई हो जाएगा। बात करें एप्सम सॉल्ट की, तो एप्सम सॉल्ट जो है ये मैग्नीशियम का अयस्क होता है। 42वें प्रश्न की ओर आते हैं। सर्प विषरोधी सुई यानी एंटी जो है एक तरह से जो विष होता है सांप का, उसके लिए जो एंटी दिया जाता है उसमें कि एक यौगिक तत्व की जो है उपयोगिता होती है, वह यौगिक तत्व क्या होता है? तो इसमें स्वर्ण यौगिक का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए जो है ऑरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो स्वर्ण यूज किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है स्वर्ण यौगिक यानी ऑरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। आते हैं 43 प्रश्न की ओर। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिसे आपको याद रखना है, O816, इसके अलावा O817 और O818। ये 3 समस्थानिक जो है ऑक्सीजन के होते हैं।
इसके अलावा ऑक्सीजन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी कि मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा का तत्व जो होता है वो ऑक्सीजन ही होता है। आते हैं 44वें प्रश्न की ओर। श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? तो मानव की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है श्वसन। श्वसन के दौरान बड़ी मात्रा में जो है विघटन की प्रक्रिया संचालित होती है। इसमें वसा का विघटन, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन तीनों का विघटन जो है वो किया जाता है। केवल अगर विघटन नहीं होता है तो वो विटामिन का नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। विटामिन का विघटन श्वसन के माध्यम से नहीं होता है। बायो से रिलेटेड एक प्रश्न है, केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो जो सेल के अंतर्गत केंद्रिका न्यूक्लियस होता है, इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है? तो इस केंद्रक के अंदर प्रोटीन जो कि सबसे बड़ी मात्रा में लगभग जो है 85% भाग जो होता है केंद्रिका का वो प्रोटीन से बना होता है। इसके अलावा 10% आरएनए और डीएनए 5% तक पाया जाता है। तो आरएनए, डीएनए एवं प्रोटीन केंद्रक के प्रमुख भाग हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट जो है केंद्रक का भाग नहीं है। तो केंद्रक में पाया जाता पूछा जा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। सॉरी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 1, 3 एवं 4। आते हैं 46वें प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है उसका उत्तर चयन करने के लिए कहा जा रहा है। विटामिन बी1 को थायमीन कहा जाता है। विटामिन बी3 को निकोटेनिक एसिड कहा जाता है, जबकि विटामिन बी5 को पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है और विटामिन एच को बायोटीन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से चारों जो है सही है और सुमेलित नहीं पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी के सभी सुमेलित हैं। 47वें प्रश्न की ओर आते हैं। आमाशय यानी पेट में कौन नहीं पचता है? तो पाचन के क्रम में किसका पाचन नहीं होता है? इसका जो सही उत्तर है वो है ई। इसलिए इसका सही उत्तर है क्योंकि पाचन के क्रम में कार्बोहाइड्रेट एवं विटामिन का पाचन नहीं होता है। तो कार्बोहाइड्रेट और विटामिन दोनों का पाचन नहीं होता है, जबकि वसा एवं प्रोटीन का पाचन होता है। वसा और प्रोटीन के साथ साथ मंड, केसीन का भी पाचन होता है। पाचन की क्रिया में एंजाइम अम्लीय रूप धारण करके पाचन का कार्य करते हैं। आते हैं 48वें प्रश्न की ओर। वयस्क मानव में मेरुदंड में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो एक वयस्क मानव शरीर में 26 कुल जो है ये स्पाइनल कॉर्ड के अस्थियां होती हैं, जबकि बच्चों में बात करें तो बच्चों में इसकी संख्या 33 होती है। तो दोनों तरह के प्रश्न बन सकते हैं, वयस्क मानव में और बच्चों में। तो आप याद रखेंगे कि वयस्क मानव के मेरुदंड अर्थात स्पाइनल कॉर्ड में 26 और बच्चों में 33 होते हैं। आते हैं 49 प्रश्न की ओर। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है ये एक प्रोटीन की श्रृंखला होती है और यह एक जटिल प्रोटीन की श्रृंखला से बना होता है। तो हीमोग्लोबिन किससे बना है? तो एक जटिल प्रोटीन श्रृंखला से बना है। अब इसमें क्या होता है? तो आयरन की मात्रा होती है, लोहा पाया जाता है इसमें, लेकिन इसमें जो बनी हुई श्रृंखला होती है ये किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। कार्य क्या होता है इसका? तो ऑक्सीजन को लेकर के यहाँ से वहाँ पहुँचाने का कार्य जो है हीमोग्लोबिन के माध्यम से किया जाता है। आते हैं 50वें प्रश्न की ओर। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम क्या है? प्रोटीन को संश्लेषण करने का जो सही क्रम होता है, इसका सही क्रम होता है प्रोटीन, अमीनो एसिड, आरएनए एवं डीएनए, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। आते हैं 51वें प्रश्न की ओर। तो अब हम लोग साइंस क्षेत्र से निकल करके हिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों की ओर आते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा। तक्षशिला, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित है। ये तक्षशिला उस समय शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था और चाणक्य जो कि गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, इन्होंने भी वहाँ पर जो है शिक्षा देने का कार्य किया था। 52वें प्रश्न की ओर आते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं था? तो आप जानते हैं कि बुद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म एवं संघ, जबकि अष्टांगिक मार्ग जो है ये बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का एक संग्रह है, जिसमें किसी व्यक्ति के लिए 8 मार्ग सुझाए गए हैं। आते हैं 53वें प्रश्न की ओर। तो सिंधु सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता में किस विषय पर भिन्नता थी?
किस टॉपिक पे वे अलग अलग विचार रखते थे या अलग अलग उनकी व्यवस्था थी? तो शहरी जीवन तो बिल्कुल अलग थी, क्योंकि जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो शहरी जीवन में व्यतीत करता था, वहीं वैदिक सभ्यता ग्रामीण क्षेत्र में। लोहे की बात करें तो वैदिक सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग नहीं। लिपि की बात करें तो दोनों में अलग अलग लिपियां पाई गई हैं। एक जगह चित्रलिपि पाई गई है, जबकि वैदिक सभ्यता में बाद में संस्कृत का जो है लिपिबद्ध किया गया था। अब मृदभांड में बात करें तो दोनों में अलग अलग मृदभांड भी पाए गए हैं। तो यानी चारों ही बिंदुओं पर दोनों ही सभ्यताओं में भिन्नता थी, इसलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ई है। 54वें प्रश्न की ओर आते हैं। कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख से मिलता है? तो 13वें शिलालेख में जो है अशोक के कलिंग विजय का वर्णन मिलता है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार से अशोक ने जो है कलिंग युद्ध के पश्चात अपने आप के हृदय परिवर्तन को जो है स्वीकार कर लिया था और उसने वेरी घोष की जगह जो है वो धम घोष को जो है स्वीकार किया था। आते हैं 55वें प्रश्न की ओर। इसमें कुछ राज्य दिए गए हैं तथा उनकी राजधानी क्षेत्र को सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो जो प्रतिहार की राजधानी क्षेत्र थी वो कन्नौज थी, चोल की जो राजधानी थी वो तंजौर थी, परमारों की जो राजधानी क्षेत्र था वो धार नगरी था, जबकि सोलंकियों की जो राजधानी क्षेत्र थी वो अनहिलवाड़ा थी। तो इस प्रकार से इसका सही सुमेलन जो है आप याद रखेंगे। इस तरह के प्रश्न जो है वो बीपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं। आते हैं 56वें प्रश्न की ओर। गुप्त काल से संबंधित चित्रांकन गुफा कौन है? ऑप्शन में बाघ गुफा, एलोरा गुफा, अजंता गुफा और नासिक की गुफाएं दी गई हैं। इसमें से दो, बाघ गुफा एवं अजंता गुफा का संबंध जो है वो गुप्त काल से माना जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है एक से अधिक यानी ई ऑप्शन होगा। बाघ गुफा की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है, जबकि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। 57वें प्रश्न की ओर आते हैं। अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो अरबों ने भारत के क्षेत्र में सिंध विजय जो 712 ईस्वी में किया गया था, इसके संबंध में जानकारी चचनामा से प्राप्त होती है, जो कि एक फारसी ग्रंथ है जिसमें सिंध विजय के संबंध में जानकारी एकत्रित की गई है। 58वें प्रश्न की ओर आते हैं। अमीर ए कोही विभाग की शुरुआत किसने की थी? तो अपने आप में यह विभाग काफ़ी चर्चित भी रहा था और काफ़ी विवादास्पद भी रहा था। विवादास्पद शब्द सुनते ही आप इसका सही उत्तर जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक MBT तक जा सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस से रिलेटेड वीडियोस जो है आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। एडुटेरिया यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत के वीडियोस हैं। इसके अलावा पॉलिटी और अन्य विषय से रिलेटेड भी वीडियोस उपलब्ध हैं। तो इन वीडियोस को आप ध्यान से देख लेंगे तो काफ़ी प्रश्न जो है इसमें से यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कृषि के उन्नति एवं उसमें कुछ नए प्रयोगों के लिए एक नए विभाग अमीर ए कोही की रचना की थी, जो कि कृषि से रिलेटेड था, इसे ध्यान रखेंगे। जहांगीर महल स्थित है। तो जहांगीर महल जो है ये बनवाया था उसके पिता ने। जहांगीर के पिता कौन थे? तो अकबर थे। उन्होंने अपने पुत्र यानी जहांगीर अर्थात सलीम के लिए जो है आगरा में जहांगीर महल का निर्माण करवाया था। आते हैं 60वें प्रश्न की ओर। 60वां प्रश्न है हमारा, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो बात करें तो ये जहांगीर थे। जहांगीर ने जो है तंबाकू के पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और तंबाकू जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया एक खाद्य पदार्थ था जिससे नशा होता था, लेकिन 1617 ईस्वी में तंबाकू पर जो है जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया था। बात करते हैं 61वें प्रश्न की। शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो शाहजहांनामा जो काफ़ी चर्चित रही, शाहजहां के समय ये पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक के लेखक जो थे वो इनायत खां थे और यही प्रश्न है, तो इनायत खां ने जो है इसको लेखन किया था। आते हैं 62वें प्रश्न की ओर। शिवाजी के शासन में सुमंत पद जो है वो किससे संबंधित था? तो शिवाजी के जो है 8 मंत्री परिषद में सदस्य होते थे। इसी 8 में से एक पद था सुमंत, जो कि विदेश मंत्री पद से संबंधित था। तो इसे आप याद रखेंगे कि सुमंत पद जो था वो विदेश मंत्रालय या विदेश मंत्री का पद हुआ करता था। 63वें प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो भारत में जिसने राष्ट्रवाद को उत्प्रेरित किया यानी जगाने का काम किया, वो उसे लॉर्ड कर्जन हम कहते हैं, क्योंकि लॉर्ड कर्जन की एक नीति आई थी जिसके तहत बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था, जिसे भारत में राष्ट्रवाद के उत्प्रेरण का केंद्र बिंदु कहा जाता है और लॉर्ड कर्जन को जो है उत्प्रेरक की संज्ञा दी जाती है। आते हैं 64वें प्रश्न की ओर।
कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो सबसे पहले जानते हैं सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत क्या है। तो जिस प्रकार से कुकर में सीटी जो है एक सेफ्टी वॉल्व का काम करता है, उसी तरह से जो है कांग्रेस की निर्माण के पीछे ब्रिटिशर्स की मंशा ये थी कि जो विद्रोह की भावना भारत में पनप रही है वो कांग्रेस के माध्यम से उस विद्रोह की भावना को दबा देंगे और एक सीमित जो है आग्रह पत्र जो है वहाँ से आएगा। इस तरह के सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत जो है वो लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। और इस तरह के प्रश्न आधुनिक भारत की श्रृंखला से बीपीएससी में पूछे जाते रहते हैं, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये जो हमारा सेट है ये वास्तव में बीपीएससी को पूरे जो उसके प्रश्न हैं विगत वर्षों के उसे ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। आते हैं 65वें प्रश्न की ओर। इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र के संपादक कौन थे? तो इंडियन सोशल रिफॉर्मर जो एक पत्र संपादित किया गया था ये के.एन. नटराजन के द्वारा किया गया था। तो प्रतिवर्ष कम से कम 1-2 समाचार पत्र से जो है वो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो समाचार पत्र और एवं उसके संपादक की जो सूची है उसको एक बार जरूर रिवीजन करके आप लोग एग्जाम में जाएंगे। आते हैं 66 प्रश्न की ओर। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से कब स्वीकार कर लिया था? तो आपको पता है कि कांग्रेस के लिए जो है पृथक निर्वाचन की बात जो है वो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत लाया गया था, लेकिन कांग्रेस ने उस समय इसे स्वीकार नहीं किया था। बाद में जो है कांग्रेस ने 1916 के जो है लखनऊ अधिवेशन में जो है इसे स्वीकार कर लिया था। तो औपचारिक रूप से जो स्वीकार किया गया ये 1916 में किया गया, इसलिए इसका ऑप्शन ई होगा। लाया कब गया था ब्रिटिशर्स द्वारा? तो 1909 में। आते हैं 67 प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो एनी बेसेंट इसमें सबसे प्रथम स्थान पे है क्योंकि उन्होंने इसे मूर्खतापूर्ण कार्य कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस प्रयोग को नहीं सराहा था और उसने भी इसका विरोध किया था। इसके अलावा बिपिन चंद्र पाल ने भी इसका विरोध किया था। हालांकि सी.आर. दास, चितरंजन दास जो थे वो इसके सहयोग में थे, लेकिन जब असहयोग आंदोलन को एक छोटी सी घटना चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया था तब सी.आर. दास ने विरोध किया था इसे वापस लेने के संबंध में, जबकि असहयोग आंदोलन चलाए जाने पर उसका विरोध उन्होंने नहीं किया था। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ई होगा, एक से अधिक। आते हैं 68 प्रश्न की ओर। देसी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पृथक की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो देसी रियासतों के लिए जो अधीनस्थ पृथक की नीति थी वो क्या थी, सबसे पहले इसको जानते हैं। तो इसके तहत जो पृथक की नीति थी, इसके तहत रियासतों ने अपनी जो है समस्त बाह्य संपूर्णता जो है वो कंपनी को दे दी। अर्थात कोई देसी रियासत अपने बाहरी निर्णय जो है वो ब्रिटिशर्स के सलाह पर या ब्रिटिशर्स के अधीन रह करके करते थे, जबकि वो आंतरिक निर्णय जो है वो अपनी स्वेच्छा से कर सकते थे। यह नीति जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई और धीरे धीरे देसी रियासत भी अंग्रेजों के चंगुल में फंसते चले गए थे। यह नीति लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा लाई गई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा है 69 नंबर। 69 प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अहोम विद्रोह ये कुछ प्रमुख जो है वो जनजातीय एवं नागरिक विद्रोह से संबंधित है। अहोम विद्रोह जो है ये गोमधर कुंवर के द्वारा नेतृत्व किया गया था। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था, टीपू शाह के द्वारा। और तीसरा जो है वो खासी विद्रोह तीरथ सिंह के द्वारा। पाइक विद्रोह जो है वो बख्शी जगबंधु के द्वारा किया गया था। तो चारों के चारों जो है वो सही सुमेलित है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है ई है, एक से अधिक जो है सही सुमेलित है। और इसमें पूछा गया था कि कौन सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो सुमेलित नहीं है। 70वें प्रश्न की ओर आते हैं। दक्कन कृषक राहत अधिनियम। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि 1875 में जो है दक्कन विद्रोह के नाम से एक विद्रोह हुआ था जो किसानों के द्वारा साहूकारों और जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया था। इस विद्रोह के बाद जब विद्रोह को दबा दिया गया तो विद्रोह के फलाफल में एक कृषक राहत अधिनियम लाया गया था जिसे दक्कन कृषक राहत अधिनियम के रूप में जानते हैं, और ये 1879 में लाया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि विद्रोह हुआ कब था, तो 1875 में, जिसे दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हम लोग जानते हैं। और दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब लाया गया, तो 1879 में। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी?
ये बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखेंगे। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जो है ये मास्टर सूर्य सेन और जो कि बंगाल से थे, इनके द्वारा किया गया था। यह 1930 में जो है स्थापित किया गया था। क्या था ये? तो बंगाल के चटगांव में जो ब्रिटिशर्स की नौकरी छोड़ करके आते थे, उनका एक संगठन बनाया गया था जिसे इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का नाम दिया गया था। और 1930 के आसपास में ही जो एक शस्त्रागार की लूट की घटना हुई थी चटगांव में, जो सूर्य सेन के नेतृत्व में ही हुआ था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। तो ये 3-4 प्रश्न हैं यहाँ से जो पूछे जाते हैं। आते हैं 72 प्रश्न की ओर। रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपको पता है कि रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ था, मार्च 1919 में इसे लाया गया था। तो रॉलेट एक्ट के समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्योंकि चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल है ये काफ़ी लंबा रहा था, 1916 से लेकर के 1921 तक रहा था और 1919 में ये लाया गया था। आते हैं 73वें प्रश्न की ओर। अरुंडेल समिति का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे था? तो सबसे पहले जान लीजिए, अरुंडेल समिति जो है ये गठित हुआ था 1906 में। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है अरुंडेल कमेटी, और ये कमेटी जो है राजनीतिक सुधारों को लेकर के जो इसने अपने विचार दिए थे, और इसी कमेटी की कुछ अनुशंसाओं पर आधारित जो है 1909 में माल्टे मिंटो सुधार अधिनियम भी लाया गया था। तो 1906 के अरुंडेल समिति का संबंध किससे है? राजनीतिक सुधारों से। 74वें प्रश्न की ओर आते हैं। वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने एक विद्रोह किया था, और ये कहाँ के थे? तो ये बम्बई में किया गया था। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा। तो बम्बई में ये एक बम्बई म्यूटिनी के नाम से जो है इसे जाना जाता है, और इसमें जो है नाविकों ने जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है विद्रोह छेड़ दिया था, और काफ़ी महत्वपूर्ण विद्रोहों में से एक इसे माना जाता है, और स्वतंत्रता के जस्ट पहले हुए विद्रोहों में भी इसको शामिल किया जाता है। आते हैं 75वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेवा सदन की स्थापना जो है ये की गई थी बहराम जी एम मालाबारी के द्वारा, और ये सेवा सदन क्या था? तो एक प्रकार की सामाजिक सेवा और महिला उत्थान को लेकर के शुरू किया गया ये एक सदन था, जो कि सोशल वर्क से रिलेटेड था। इसकी स्थापना जो है बहराम जी एम मालाबारी ने की थी, और इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। तो ये ईस्वी भी याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। आते हैं 76 प्रश्न की ओर। बिहार में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया गया था? तो बिहार में एक राजनीतिक बंदी दिवस मनाया गया था ताकि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है ये अपना प्रदर्शन कर सके, और बिहार में राजनीतिक बंदी दिवस जो है ये मनाया गया था 30 फरवरी को। तो इसका जो सही उत्तर है 30 जनवरी 1938। आते हैं 77वें प्रश्न की ओर। नायकदा विद्रोह जो है वो कहाँ हुआ था? तो नायकदा विद्रोह जो है ये एक प्रकार का नागरिक विद्रोह था, और ये गुजरात से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर जो है वो गुजरात में हुआ था। यह विद्रोह जो है वो 1868 में आयोजित हुआ था। आते हैं 78वें प्रश्न की ओर। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य था, ये ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका सही उत्तर जो है वो है हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद ने सबसे पहले जो है इसको स्वीकार किया था, और वो 98 में उसने जो है 1798 ईस्वी में उसने सबसे पहले इसे स्वीकार किया था। क्या थी ये सहायक संधि? सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो वेलेस्ली, जिसका कार्यकाल 1798 से 1805 तक है, उसके समय में एक संधि लाई गई थी जिसे सहायक संधि कहा जाता है। इसके तहत वो राज्यों को जो है अपने अधीन करने में सफल रहा, और कई राज्यों पर उसने सहायक संधि थोपी, जिसमें 1798 पे सबसे पहले जो है हैदराबाद ने इसे स्वीकार कर लिया था। बाद में मैसूर ने 1799 में, अवध ने 1801 में, और पेशवाओं ने 1803 में इसे स्वीकार कर लिया था। 79 प्रश्न की ओर आते हैं। पूरब वह विश्वविद्यालय है जो किसी को प्रमाण पत्र नहीं देता है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो इस प्रकार के स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रश्न भी बीपीएससी में कई बार पूछे गए हैं। यह प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने यह कहा था कि पूरब वह विश्वविद्यालय है जो किसी को प्रमाण पत्र नहीं देता है। आते हैं 80वें प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन सी थी?
तो यहाँ पर 2-3 बिंदु है जिसे आपको ध्यान देना है। समानांतर सरकार से तात्पर्य है कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और स्वतंत्र घोषित होने के बाद वो अपनी सत्ता स्थापित करके बनाए रखें। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ऐसे समानांतर सरकारें कई बिहार से लेकर के कई राज्यों में स्थापित हुई, लेकिन उन्हें 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में तोड़ दिया गया। लेकिन 17 का जो समानांतर सत्ता थी वो एक लंबे समय तक चला था और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलने के कारण ये प्रश्न का विषय बन जाता है। आते हैं 81वें प्रश्न की ओर। गदर पार्टी के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की, ये अलग प्रश्न है, और गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, ये अलग प्रश्न है। तो गदर पार्टी की स्थापना की बात करते हैं तो इसका स्थापना जो है 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में किया गया था, जहां सैन फ्रांसिस्को में जो है इसका मुख्यालय था और इसके संस्थापक के रूप में लाला हरदयाल को जाना जाता है। लेकिन जब इसके अध्यक्ष के विषय में पूछा जाता है तो इस पार्टी के अध्यक्ष जो है वो सोहन सिंह भकना थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सोहन सिंह भकना है। आते हैं 82 प्रश्न की ओर। राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया गया? तो राजद्रोह सभा अधिनियम जो है ये पारित किया गया था 1911 ईस्वी में। इसे जरूर याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजद्रोह सभा अधिनियम क्या था? तो इसके तहत जो सभाएं होती थी, जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सभाएं आयोजित की जाती थी, उन सभाओं को करना जो है एक दंड के भागी के अनुरूप था। यानी अगर आप सभा का आयोजन करते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। और इसी सभाओं के कारण जो है लाला लाजपत राय और कई अन्य भारतीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। आते हैं 83। कांग्रेस के किस अधिवेशन में धन के निष्कासन का सिद्धांत स्वीकृत कर लिया गया था? तो आपको पता है कि धन के निष्कासन से संबंधित सिद्धांत जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, लेकिन इसे जो पहली बार कांग्रेस ने स्वीकार किया था वो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जहां पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, तो उसी में जो है इसे स्वीकार कर लिया गया था कि हाँ, ब्रिटिश जो है वो धन का निष्कासन कर रहे हैं। आते हैं 84वें प्रश्न की ओर। 20 वर्ष तक रियायतों तथा दुखों को दूर करने में के असफल संघर्ष करने के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए। उदारवादियों के संदर्भ में ये वक्तव्य किसने कहा है? एक्चुअली ये कांग्रेस और उदारवादियों से रिलेटेड कथन है, क्योंकि ऐसा माना गया कि उदारवादी जो है वो अंग्रेज़ों के काफ़ी सहयोग करते थे, ताकि उनको लगता था कि अंग्रेज़ जो है खुश होकर के कुछ न कुछ रियायत देंगे, लेकिन बदले में उनको रोटी के बदले जो है वो पत्थर मिला। ऐसा स्टेटमेंट जो है आया। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने ये स्टेटमेंट जो है वो दी है। आते हैं 85वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय की गई थी? राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना है वो हरिपुरा अधिवेशन 1938 के अंतर्गत की गई थी। आपको ये भी याद होना चाहिए कि हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, जबकि इसके तहत जो बनाई गई राष्ट्रीय योजना समिति थी उसकी अध्यक्षता जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आते हैं 86वें प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से निम्नलिखित में से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो भारत में ये कई बार देखा गया कि जब रोलेट एक्ट पास हुआ या असहयोग आंदोलन हुआ तो कई लोगों ने अपनी उपाधि या पद छोड़े थे। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन जो है 1942 से बनता है, जब सरकार की नीतियों के विरोध में महाधिवक्ता पद से जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। महाधिवक्ता पद से इस्तीफा देने वाले ये बलदेव सहाय थे। तो इसका जो सही उत्तर है ये ऑप्शन डी है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 87। निम्नलिखित में से कौन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? तो बिहार में भी जिस प्रकार से केंद्रीय स्तर पर गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ, तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर के बिहार में भी जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई, जो कि बिहार के पटना से लेकर के बिहार के कई जिलों में प्रसारित किया गया। बिहार में सबसे पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। इसके अलावा इनके बाद जो सत्याग्रही में शामिल थे वो इनके अनुयायी अनुग्रह नारायण सिंह भी थे। इसके अलावा गौरी शंकर सिंह ने गया में और श्याम नारायण सिंह ने जो है वो बिहार के सिलाव में जो है इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इसलिए ये चारों व्यक्तियों ने जो है सत्याग्रह का नेतृत्व किया, इसलिए सही उत्तर जो है ऑप्शन ई है।
इसमें हो सकता है कि बुक में आंसर की में एक दो आपको जो है चेंजेस दिखाई देंगे, तो जो अभी बताया जा रहा है इसके अनुसार आप अपने आंसर की जो है थोड़े से सुधार कर लेंगे, क्योंकि कई बार अरेंजमेंट के क्रम में जो है प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण एक दो आंसर की थोड़े गलत भी प्रिंट हो जाते हैं। आइए 88 प्रश्न की ओर आते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब गिरफ्तार हो गए थे राजेंद्र प्रसाद, तो उन्होंने अपने जो है उत्तराधिकारी के रूप में दीप नारायण सिंह को जो है अपना उत्तराधिकारी जो है उन्होंने नियुक्त कर दिया था। आते हैं 89 प्रश्न की ओर। ब्रिटिश शासन की नीतियों का निम्न में से कौन सा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा? तो विऔद्योगिकरण जो कि बिल्कुल अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, कृषि का वाणिज्यीकरण ये भी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, आधुनिक उद्योगों का विकास होना ये भी जुड़ा हुआ है भारत की अर्थव्यवस्था से, और अकाल और गरीबी भी जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। यानी ये जितने भी प्रयास थे इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से प्रभावित किया, इसलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ई होगा। विऔद्योगिकरण क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे, उद्योगों का नष्ट होना। कृषि का वाणिज्यीकरण का मतलब होता है कृषि में जो है बाजारू फसलों का जो है उपयोग करना। आधुनिक उद्योग यानी जो मशीनें नई तकनीकें आई थी उसका डेवलपमेंट करना। अकाल और गरीबी का भी प्रभाव जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर जरूर पड़ा था। आते हैं 90 प्रश्न की ओर। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन जो भारत में आया था, जिसका विरोध हुआ था, गो बैक साइमन के नारे लगे थे, इसमें कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो थी 7। तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ई। आते हैं अगले प्रश्न की ओर 91। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आंसर की जो दिया गया बुक में उसमें थोड़ा चेंजेस होंगे। तो महाभियोग जो है वो केवल संविधान के अतिक्रमण पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, चूंकि यहाँ पूछा जा रहा है सही नहीं है। संविधान ने संविधान का अतिक्रमण को परिभाषित नहीं किया है, तो संविधान के अतिक्रमण का मतलब क्या है ये संविधान में स्पष्ट नहीं किया गया है, ये भी सही है। गलत की बात करें तो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव पारित करने से 1 माह पूर्व लिखित सूचना दी जाती है। ये 1 माह पूर्व नहीं दिया जाता है, बल्कि 14 दिन पूर्व दिया जाता है। तो 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है, तो ये एक गलत जो है ये है। नामांकित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें चुने हुए प्रतिनिधि एवं निर्वाचित प्रतिनिधि दोनों जो है महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि सी और डी दोनों ही गलत है। आते हैं 92 प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो मूल ढांचा का जो सिद्धांत है वो केशवानंद भारती में आया था, और उसके बाद कई ऐसे बिंदु हैं संविधान के जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग वक्तव्यों के माध्यम से जो है मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल कर लिया है। इन 4 ऑप्शनों में से कौन शामिल नहीं है, आइए उसकी जांच करते हैं। न्यायिक सर्वोच्चता, संघवाद, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, न्याय तक प्रभावी पहुँच। तो संघवाद, न्याय की व्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय तक पहुंच, ये सभी जो है मूल ढांचे में आता है, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता जो है वो मूल ढांचे के सिद्धांत में नहीं आता है। हाँ, संविधान की सर्वोच्चता जरूर मूल ढांचे का पार्ट है। आते हैं 93 प्रश्न की ओर। संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो शुरू में मूल अधिकार था, बाद में उसे हटा करके कानूनी अधिकार बनाया गया, लेकिन वो किसके अंतर्गत बनाया गया? संविधान के अंतर्गत ही बनाया गया। इसलिए संपत्ति का अधिकार जो है वो एक प्रकार का कानूनी अधिकार भी है और एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार भी है, लेकिन वह वर्तमान में हमारा मूल अधिकार नहीं है। तो इसलिए 93 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि ए एवं डी दोनों इसके सही हैं। संविधान सभा में बिहार से कुल कितने प्रतिनिधि थे? तो आपको पता है कि 389 संविधान सभा में सदस्य गए थे। पाकिस्तान के निर्माण के बाद 299 सदस्य जो है वो बच गए थे। तो बिहार से जो कुल संविधान सभा में सदस्य थे वो 36 थे, जो कि दूसरे नंबर पे था, और सबसे ज़्यादा जो संविधान सभा में सदस्य थे वो संयुक्त प्रांत जो है यूपी से जो है वो सबसे ज़्यादा सदस्य जो है 54 सदस्य जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे। आते हैं 95 प्रश्न की ओर। 95 जो है ये सुमेलित करने के संबंध में है कि कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्या ये ब्रिटेन से लिया गया था? राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, क्या ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था? द्विसदनीय व्यवस्था, क्या यूएसए से लिया गया था? समवर्ती सूची, क्या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था? तो समवर्ती सूची और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है ये सही सही सुमेलित है, जबकि द्विसदनीय व्यवस्था और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो सही सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ मैं बता दूं, विधि का शासन अगर होता तो वो ब्रिटेन से लिया गया था, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से लिया गया है, जबकि द्विसदनीय व्यवस्था का जो प्रबंध है ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये जो है ये दोनों ही गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक एवं 3 जो है वो सही सुमेलित नहीं है। आइए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, 96 प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लें, ये हो जाएगा 1919। ये भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा जो है वो प्रत्यक्ष चुनावों का प्रावधान किया गया था, जबकि 1862 जो था उस समय से पहली बार जो है भारत में विधानमंडल संबंधी व्यवस्था को लागू किया गया, लेकिन प्रत्यक्ष चुनावों का जो सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था ये भारत परिषद अधिनियम 1919 में किया गया था। आते हैं 97 प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल नहीं है? तो आपको पता होगा कि संचित निधि से पैसे निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि जो संचित निधि पर भारित है उनको व्यय करना, और दूसरा संसद के माध्यम से। तो भारत का जो संचित निधि है इसमें वैसे लोगों के वेतन मूल रूप से रखे जाते हैं जिनके पदों की सुरक्षा करनी हो, जैसे राष्ट्रपति का पद है जो कि महत्वपूर्ण है, कैग का पद है, सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न न्यायाधीशों का पद है। इन पदों की जो वेतन है ये संचित निधि से स्वतः ही मिल जाते हैं, लेकिन महान्यायवादी के पद का वेतन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो है राज्य के संचित निधि पर आधारित होता है, भारत की संचित निधि पर नहीं। जबकि प्रधानमंत्री का वेतन जो है वो एक सांसद के रूप में मिलता है, न कि संचित निधि पर भारित होता है। तो केवल संचित निधि पर भारित जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इसमें। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं अन्य पदों को जो है संचित निधि से दिया जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है व्यय में शामिल, तो 97 का डी जो है इसका सही उत्तर होगा। आते हैं 98 की तरफ। उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन शक्ति जो है वो आर्टिकल 137 में है, और कई बार इसको पढ़ा भी होगा आपने। तो इसका सही उत्तर जो है 137 है। 99 प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शयन का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार। एक्चुअली अनुच्छेद 21 जो है यह गरिमापूर्ण जीवन से संबंधित एक अधिकार है, अर्थात जीवन का अधिकार भी हम लोग इसे कहते हैं। इसके अंतर्गत जीवन के लिए जो भी बहुमूल्य या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सभी को अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, यानी ये चारों जो है इस अधिकार के अंतर्गत आते हैं, यानी एक से अधिक, यानी सभी जो है इसका सही उत्तर है। आते हैं 100वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शिक्षा से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 21A आप जानते हैं, इसमें शिक्षा को अधिकार बनाया गया है। अनुच्छेद 51A जो कि एक प्रकार से स्थानीय भाषा में शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 45 ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित है, और अनुच्छेद 350A भी शिक्षा से संबंधित है। यानी ये चारों के चारों जो आर्टिकल है ये सभी के सभी शिक्षा से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। आते हैं 101वें प्रश्न की ओर। साधारण विधेयक को जिसे राज्य विधानसभा ने पारित कर दिया है, राज्य विधान परिषद पहली बार में कितने समय तक रोक सकती है? तो आपको पता है कि कुछ राज्यों में विधानसभा एवं विधान परिषद 2 सदन होते हैं। तो यदि विधानसभा कोई पारित विधेयक को विधान परिषद में भेजता है तो पहली बार में विधान परिषद इसे 3 माह के लिए रोक सकता है, जबकि वही चीज़ दूसरी बार पुनः आता है तो 1 माह के लिए रोक सकता है, यानी कुल 4 माह तक जो है उसे रोका जा सकता है।
तो प्रश्न पूछ रहा है पहली बार में कितना रोका जाएगा, तो पहली बार में इसे 3 माह रोका जाएगा, तो इसका ऑप्शन ई जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। मुझे पता है कि आप जब इस प्रश्नों को बनाते होंगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन और काफ़ी टफ होता होगा और आपको बहुत कम नंबर जो है वो आते होंगे इस प्रकार के सेट बनाने में, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल आपके नंबर को इकट्ठा करवाना नहीं है बल्कि आपके ज्ञान को बढ़ाना है। तो इसलिए आप इस प्रकार के सेट्स जरूर बनाएं, जहां आपको थोड़ा टफ लगता है, जहां थोड़ा आपको कठिन लगते हैं प्रश्न, उस तरह के सेट जरूर बनाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप कठिन बना करके जाएंगे तो एग्ज़ाम आसान लगेगा। अब आइए आते हैं 102वें प्रश्न की ओर। नीति कटौती प्रस्ताव। नीति कटौती प्रस्ताव क्या है? निम्नलिखित के संबंध में क्या सही नहीं है? तो यह सरकार की नीति के प्रति असहमति को व्यक्त करता है। तो नीति प्रस्ताव जो है, नीति कटौती प्रस्ताव सरकार के प्रति असहमति का एक माध्यम है। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि में एक रुपये, यहाँ पे रुपये छूट गया है, 1 रुपये की कमी की जाए, ये भी सही है। संसद सदस्य कोई विकल्प नीति भी दे सकता है, ये भी सही है। यह केवल एक प्रकार की मांग से ही संबंधित होना चाहिए, यानी यह किसी एक नीति को लेकर के ही दायर किया जाता है। तो ये चारों के चारों जो है सही है, और यहाँ पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, तो इसलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ई होगा। 103वें प्रश्न की ओर आते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार कब समाप्त कर दिया जाता है? तो लोकसभा हो या विधानसभा, चुनाव प्रचार जो है ये वोटिंग के समाप्त होने से 48 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि यदि 7 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक चुनाव होने हैं, तो चुनाव प्रचार जो है वो कब बंद होते हैं? 5 तारीख को शाम में 5 बजे। क्यों? क्योंकि 5 बजे जब ये चुनाव समाप्त होगा उससे 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार जो है वो बंद हो जाने चाहिए। 104वें प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किया गया है? तो जो इसका सही उत्तर है ये है ऑप्शन डी, 338 बी जो है इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का उल्लेख जो है वो 338 बी में किया गया है। 105वें प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों में महिला आरक्षण की सिफारिश की थी? तो महिला आरक्षण की सिफारिश जो है सबसे पहले 1988 में गठित पीके थुंगन समिति ने की थी। बाद में इस पर कानून बनाया गया और इसके द्वारा जो है वो 33% महिला आरक्षण को जो है प्रभावी तरीके से लागू किया गया। लेकिन बिहार ने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए 2006 में पंचायती राज से संबंधित एक अधिनियम पेश करते हुए 50% महिला आरक्षण दिया, और इस तरह का 50% महिला आरक्षण देने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया था। आते हैं 106वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा? तो भारत में किसी विदेशी कंपनी की सहायक कंपनी में इन्वेस्ट करना, किसी विदेशी द्वारा भारतीय कंपनी में बहुसंख्यक इक्विटी निवेश करना, विदेशी कंपनी द्वारा भारत में वित्त पोषित कंपनी को निवेश करना, या पोर्टफोलियो निवेश करना। तो पोर्टफोलियो निवेश जो है वो एफडीआई के अंतर्गत नहीं आता है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत नहीं आता है। अन्य सभी निवेश जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है कि डी जो है वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के अंतर्गत नहीं आता है। आते हैं 107वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ये विश्व बैंक का एक पार्ट है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ये भी विश्व बैंक का एक पार्ट है। बहुपक्षीय निवेश एवं गारंटी एजेंसी, ये भी उसका पार्ट है। लेकिन व्यापार व प्रशुल्क पर सामान्य समझौता, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में GATT गैट के नाम से जानते हैं, यह विश्व बैंक का पार्ट नहीं है, बल्कि यह विश्व व्यापार संगठन WTO का पार्ट है। तो यानी ये जो है ये विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा है, ये विश्व बैंक का हिस्सा नहीं है। बात करें विश्व बैंक समूह में कौन कौन आता है, तो IBRD, IFC, IDA, MIGA, ICSID जो है ये विश्व बैंक समूह के अंतर्गत आता है। तो इस तरह के प्रश्न जो है वो इकोनॉमिक सेक्टर से जोड़ करके पूछे जाते हैं।
आइए एक और प्रश्न की ओर आते हैं। रुपए की परिवर्तनीयता से आप क्या समझते हैं? तो रुपए की परिवर्तनीयता क्या होता है? तो रुपए को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति जो मिलती है उसे ही हम लोग रुपए की परिवर्तनीयता जो है कहा जाता है। तो अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति। आते हैं 109वें प्रश्न की ओर। सकल राज्य घरेलू उत्पाद ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर नई श्रृंखला के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी थी? तो यहाँ दो प्रकार के प्रश्न आते हैं 2018 के तहत, स्थिर मूल्य पर और वर्तमान मूल्य पर। तो स्थिर मूल्य पर जो है वो बिहार की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर रही वो 10.53% रही, जबकि वर्तमान मूल्य दर पे जो है वो 15.1% रही। तो इसका जो आंसर की है उसको आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, उल्टा लिया आंसर की दे दिया गया है। आते हैं 110वें प्रश्न की ओर। कुडनकुलम या कुदनकुलम परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो कुडनकुलम परियोजना जो है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और यह रूस के सहयोग से हाल ही में बनाया गया था और इसे लागू भी कर दिया गया। तो इस तरह के प्रश्न जो है वो करंट अफेयर्स या फिर विविध क्षेत्र से जोड़ के पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है रुपये है? तो आपको पता है कि भारत के अलावा कई ऐसे देश हैं जहां रुपये नाम से वहां की मुद्रा संचालित की जाती है। इन सभी ऑप्शन में ध्यान से देखेंगे तो सेशेल्स द्वीप जो हिंद महासागर क्षेत्र में एक द्वीपीय देश है वहां रुपये नाम से ही मुद्रा को चलाया जाता है, जबकि मालदीव में रुफिया, भूटान में नगलट्रम और बांग्लादेश में टका नाम से चलाया जाता है। 112वें प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से रहा है? तो मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से संबंधित रहा है डॉक्टर वाई.बी. रेड्डी समिति। वाई.बी. रेड्डी समिति का गठन जो है 1998 में मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन हेतु सुझाव देने के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर के द्वारा की गई थी। आते हैं 113वें प्रश्न की ओर। वर्तमान में रेपो दर क्या है? आपको पता है कि रेपो रेट बदलते रहते हैं, तो एग्जाम के टाइम में आप ज़रूर देख के जाइएगा क्योंकि रेट जो है वो पूछे जाते हैं। तो रेपो दर जो है वो आपको पता है कि जब बैंकें जो है वो आरबीआई को उधार देती हैं तो बैंक को देती हैं तो उसे रिवर्स रेपो कहते हैं, जबकि आरबीआई जब बैंकों को देती है तो उसे रेपो दर कहते हैं। तो रेपो दर का जो अभी दर है वो 4% है, जबकि रिवर्स रेपो जो है वो 3.35% जो है अभी वर्तमान में है। 114वें प्रश्न की ओर आते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा एवं सबसे कम शहरीकरण की दर के युग्म को पहचानिए। तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण जो है वो कहाँ होगा? वो पटना में होगा, और सबसे कम शहरीकरण जो है वो समस्तीपुर और बांका जिले में है। तो आप इसका जो सही मिलान है वो कर सकते हैं। पटना सबसे ज़्यादा शहरीकरण और बांका एवं या समस्तीपुर दोनों का बराबर ही है, इसलिए आपको कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। तो पटना का जो है सबसे ज़्यादा और सबसे कम शहरीकरण के राज्य हैं। 115वें प्रश्न की ओर आते हैं। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? विविध क्षेत्र या इकोनॉमिक सेक्टर में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको पता है कि राष्ट्रीयकरण जो है वो आरबीआई का 1949 में 1 जनवरी 1949 को किया गया था, जबकि आरबीआई की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 16वें प्रश्न की ओर आते हैं। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच बहता है? तो हिमालय का जो रेंज जम्मू कश्मीर से लेकर के पूर्वोत्तर भारत तक है, इसके कई पार्ट बनाए गए हैं। इसी में से एक पार्ट है बीच वाला पार्ट, जिसे हम लोग कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। यह सतलज नदी एवं काली नदी के बीच के पार्ट को जो है वो कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। इसके बाद के हिस्से को जो है नेपाल हिमालय और इस तरफ असम हिमालय, जबकि शुरू वाले हिस्से को जो है वो पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं 117वें प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों को घटते क्रम में सजाइए। 2011 की जो जनगणना हुई थी उनमें जनजातियों का क्रम भी संधारित किया गया था, और इसके तहत जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, भील, गोंड, संथाल एवं नैकदा। यानी सबसे जो बड़ी जनजाति समूह है वो भील है, दूसरा गोंड, तीसरा संथाल और चौथा नैकदा है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 118वां प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित जो भूमि में विलुप्त हो जाती है उन नदियों को भूमि बंधित नदी के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर है लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में आप जानते होंगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला से निकल करके जो है कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, तो इस नदी को जो है भूमि बंधित नदी के रूप में जाना जाता है। 119वें प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय कृषि की नहीं है? तो यहाँ ध्यान देंगे, कृषि की नहीं है। मानसून पर निर्भरता, ये बिल्कुल है। बड़े जोतों की प्रधानता, निम्न उत्पादकता, सहकारी कृषि की प्रधानता। तो मानसून पर निर्भरता और निम्न उत्पादकता जो है ये भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता है। जबकि बड़े जोत होना यानी बड़े बड़े प्लॉट होना, तो बड़े प्लॉट नहीं बल्कि यहाँ सीमांत कृषक पाए जाते हैं। और सहकारी कृषि भी भारत की पहचान नहीं मानी जाती है। तो ये दोनों जो है ये भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो दो विशेषताएं नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 119 का ई नंबर। 120वें प्रश्न की ओर आते हैं। मरुस्थलीय वन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है उन क्षेत्रों में मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। इसका विस्तार जो है भारत में राजस्थान, दक्षिण पश्चिम हरियाणा में है। इसके वृक्ष कटीले एवं झाड़ीदार होते हैं। बबूल, खजूर, नागफनी इसके प्रमुख पेड़ हैं। तो ये तीनों जो है वो सही है, जबकि 75 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। यानी पहला जो है ये गलत कथन है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 121वें प्रश्न की ओर। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है और ये किसके कारण होता है? तो अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो उत्तर भारत के क्षेत्र में जो है भूमध्य सागर क्षेत्र से एक शीत ऋतु के क्रम में जो है हवाएं चलती है, जिसे हम लोग पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। और ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र से जो है वर्षा लेकर के आती है और भारत के उत्तरी भाग में खास करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्र में जो है वर्षा कराती है। तो ये वर्षा जो शीत ऋतु में उत्तर भारत में होती है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। एक प्रश्न है, यदि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 बज रहे हैं तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उसी समय क्या समय हो रहा होगा? तो इस प्रकार के प्रश्नों को निकालने के लिए आप एक ग्लोब का सहारा लेते हैं। ग्लोब में 0 डिग्री हो गए, पूर्वी देशांतर पर ये 10 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। तो 10 डिग्री पर अगर समय जो है वो 2 बज रहे हैं तो 45 डिग्री पर क्या होगा? तो जैसे ही यहाँ से 35 अक्षांश देशांतर रेखाएं जब आगे बढ़ती हैं तो एक देशांतर रेखाओं से 4 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है। तो 35 मिनट है तो हम 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ 20 और 120 यानी 140 मिनट का अंतर होगा। तो 140 मिनट अगर ये पूरब में है तो ज़्यादा होगा, अगर पश्चिम में होता तो कम होता। तो चूंकि पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर में ही है तो ज़्यादा होगा, यानी यहाँ 2 बज रहे हैं तो यहाँ 4:20 मिनट का समय हो रहा होगा। आते हैं 123वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी कहते हैं कपास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। काली मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी होती है। तो ये भी सही है, क्योंकि ह्यूमस और नाइट्रोजन जो है वो जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो यानी ये दोनों ही कथन सही है, ए एवं बी दोनों सही हैं। आते हैं 124वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? तो थोड़ा सा इसको ध्यान दे देंगे, क्योंकि आंसर के में कुछ मिसप्रिंट हो चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन को लास्ट टाइम में कई बार चेंज किया जाता है तो उसके कारण थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाते हैं। इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। दूसरा है क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है। तो बिल्कुल सही है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, जबकि ठंडे के दिनों में घट जाती है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं घटती। तो ये भी गलत है, क्योंकि क्षोभ मंडल में जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहा जाता है और वहाँ से जो है समताप मंडल की शुरुआत होती है। तो ए एवं सी जो है इसके गलत है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो आंसर ई होगा। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से आप लोग चेंज भी कर लेंगे जिन लोगों ने बुक परचेज किया है।
आते हैं 125 प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो आपको पता है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो शुरुआती दो ग्रह हैं बुध और शुक्र, इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध एवं शुक्र अर्थात ऑप्शन ई, एक से अधिक, इसका सही उत्तर है। तो 125 का जो ऑप्शन होगा वो ई ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सटीक है। अब आते हैं 126वें प्रश्न की ओर। सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा खोली थी। इसकी शाखा कब स्थापित की गई थी? तो ये 1913 में स्थापित की गई थी, इसे याद रखेंगे 1913, और ये स्थापित किया गया था सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा 1913 में पटना में। 1938 ईस्वी में किसने बिहार में एक मोमीन कांग्रेस की स्थापना की थी? और मोमीन कांग्रेस की स्थापना करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो अब्दुल कयूम अंसारी जो थे, जिन्होंने इस मोमिनुल कांग्रेस की स्थापना की थी। तो आप याद रखेंगे कि बिहार में मोमीन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। 128वें प्रश्न की ओर आते हैं। बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसने किया था? तो ये कई बार आपका पढ़ा हुआ होगा कि बिहार का पहला जो अंग्रेजी अखबार था वो दी बिहार हेराल्ड था। 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। तो डेट ईस्वी के साथ साथ आप नाम भी जरूर याद रखें, यहाँ से प्रश्न आते हैं। 129वें प्रश्न की ओर आते हैं। 1923 ईस्वी में स्वराज दल के बिहार शाखा के नेता कौन चुने गए थे? तो स्वराज दल के जो बिहार शाखा के नेता चुने गए थे वो चुने गए थे ऑप्शन बी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, तो जो कि स्वतंत्र बिहार के जो है पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। तो बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज दल का गठन पटना में किया गया और इसके जो नेता चुने गए थे वो श्री कृष्ण सिंह चुने गए थे। 130वें प्रश्न की ओर आते हैं। घोघा झील का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कटिहार से संबंधित है। इसे घोघा झील या घोघा चाप के नाम से जाना जाता है। यह कटिहार जिले के मनिहारी में स्थित है। आते हैं 131वें प्रश्न की ओर। बिहार में बाढ़ के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? मानसून के समय अधिक वर्षा, तो बिल्कुल सही है कि मानसून के समय काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। उत्तर बिहार में हिमालय नदियाँ, तो आपको पता है कि हिमालयन नदियाँ ही बाढ़ का मूल कारण होती हैं। नदियों का मार्ग बदलना, जैसे कोसी नदी मार्ग बदलने के कारण बाढ़ लाती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यानी जो बहुत सारी उद्देश्यों से निर्धारित परियोजना है, जैसे गंडक परियोजना है, कोसी परियोजना है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है बाढ़ के कारणों में शामिल नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि ए, बी एवं सी जो है ये बाढ़ के कारण है, जबकि डी जो है ये बाढ़ के रोकथाम के उपाय हैं। तो इसलिए डी जो है इसका सही उत्तर होगा। आते हैं 132वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? उर्वशी, रेणुका, हुंकार और जुलूस। तो इन सभी प्रश्नों में अगर आप देखेंगे तो जुलूस जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है, जबकि अन्य उर्वशी, रेणुका और हुंकार जो है ये रचनाएं जो है ये संबंधित है रामधारी सिंह दिनकर जी से। आते हैं 133वें प्रश्न की ओर। बिहार किस सिख गुरु की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध रहा है? तो आपको पता है कि 10वें सिख गुरु, जिन्हें हम लोग गुरु गोविंद सिंह के नाम से जानते हैं, उनका जन्म जो है 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। तो 10वें गुरु का जो जन्मस्थली है वो बिहार से संबंधित है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो बिहार की जो स्थिति है, जैसे भारत आपको अक्षांश में जो है उत्तरी अक्षांशों के बीच है, इसलिए बिहार भी पूरी तरह से उत्तरी अक्षांश में होगा। तो जिसमें भी दक्षिणी अक्षांश दिए हैं वो पहले ही कट जाएंगे, तो केवल उत्तरी वाले बचेंगे। अब इन दोनों में से चूज करना है कि सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर इसका जो है वो 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट जो है वो उत्तरी अक्षांश के बीच है, यानी डी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अब आते हैं 135वें प्रश्न की ओर। 135वां प्रश्न है, बिहार में पर्वतपादीय मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो पर्वतपादीय मिट्टी उन्हीं जिलों में पाई जाती है जहां पहाड़ की जो निचली श्रृंखलाएं या खास करके तराई क्षेत्र पाए जाते हैं। तो पहाड़ से सटे हुए इलाके, जैसे पश्चिमी चंपारण, जहां हिमालय से बिल्कुल सटा हुआ है इसका पश्चिमी चंपारण का जो कुछ क्षेत्र है, तो उन्हीं क्षेत्रों में जो है पर्वतपादीय मिट्टी पाई जाती है। अन्य जो है वो बिहार के मध्य भाग के राज्य हैं, इसलिए इनमें
पर्वतपादीय मिट्टी नहीं पाई जाती है। 136वें प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस यात्री का संबंध नालंदा विश्वविद्यालय से नहीं रहा है? तो फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग और लाम तारानाथ। तो सबसे पहले इसका सही उत्तर आसानी से ढूंढ सकते हैं फाहियान, क्योंकि फाहियान के समय नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ ही नहीं था, क्योंकि फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। अन्य तीनों जो है उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने एवं वहाँ से जानकारी इकट्ठा करने के उद्देश्य से जो है वो बिहार आए थे। आते हैं 137वें प्रश्न की ओर। बिहार का एकमात्र जिला जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है, यानी लिंगानुपात जो है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की अधिक है, तो वो जिला कौन सा है? तो ये जिला है गोपालगंज। ये गोपालगंज जिले की अगर मैं बात करूं तो गोपालगंज जिले में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1021 है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है, यानी 1021 महिलाएं 1000 पुरुषों की तुलना में है, तो इसलिए ये लिंगानुपात अधिक है और यह गोपालगंज जिला है। आते हैं 138वें प्रश्न की ओर। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु जो पहले पूरा हो जाए वो इनका कार्यकाल होता है। आते हैं 139वें प्रश्न की ओर। बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए आरक्षित सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 38 है, जबकि जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2 है। इस प्रकार से कुल जो है 40 आरक्षित सीटें जो हैं वो बिहार विधानसभा में निर्धारित की गई हैं। आते हैं 140वें प्रश्न की ओर। बोध गया स्थित बोधि वृक्ष को किसने नुकसान पहुंचाया था? तो बोध गया में जो स्थित बोधि वृक्ष है जो वर्तमान में भी मौजूद है, लेकिन उसकी कई पीढ़ियां जो है वो समाप्त हो चुकी हैं और उसकी ये चौथी या 5वीं पीढ़ी जो है वर्तमान में वहाँ मौजूद है। तो इस वृक्ष को जो है ऑप्शन ई होगा, क्योंकि यहाँ पे शशांक ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि बोधि वृक्ष को काटने या खंडित करने का जो कार्य किया था वो एक शैव भक्त था जिसने इसे काटा था। शिव के भक्त शशांक ने ऐसा किया था, जो बंगाल के शासक थे, और उन्होंने जो है बौद्ध धर्म से घृणा के कारण या नफरत के कारण जो है ये घटना की थी और बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण जीके से रिलेटेड 140 प्रश्न। अब कुछ 10 प्रश्न जो है ये ऑब्जेक्टिव आपको दिखाई दे रहे हैं जो मैथ से रिलेटेड हैं। ये पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इन प्रश्नों को बनाएं, इन मैथ को भी बनाएं और मैथ का आंसर को भी आप मिला लेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको इसको बनाने से जो है काफ़ी लाभ मिला होगा और इस लेक्चर से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों ने ये बुक परचेज़ नहीं किया है तो फ्लिपकार्ट, टेलीग्राम के माध्यम से भी लिंक आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप अपने नज़दीकी दुकान या फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे जा कर के इस बुक को जो है परचेज़ कर सकते हैं। और एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर ले एग्ज़ाम से पहले इसके 15 सेटों को, काफ़ी लाभ जो है आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम में सफल होंगे और अपनी तैयारियों को जोर शोर से करेंगे और इस टेस्ट श्रृंखला और एडुटेरिया के आने वाली पुस्तकों से लाभ उठाएंगे। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट है और आप सभी अपने जीवन में अपने नई ऊंचाइयों तक पहुँचे, यही शुभकामनाएँ हैं। धन्यवाद एडुटेरिया से जुड़ने के लिए।